हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं फिर से अपने उसी वर्क की जिसमें हम लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डे ट्रिपल एस बी। तो आज भी हम इसमें लिटरेचर के ही क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, यानी मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। इसमें आगे के क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, लास्ट क्वेश्चन हमारा था यहां दिस वन। क्वेश्चन था हमारा 75। इन हिज बुक इन थ्योरी अजीज अहमद वर्क्स आउट द रिलेशंस बिटवीन द थ्री एंटिटीज। भाई इसका आंसर हमारा क्या जा रहा था? ए, क्लासेस, नेशंस एंड लिटरेचर्स। हमने इस अजीज अहमद के बारे में द थ्योरी को पढ़ लिया था। आज हमारा क्वेश्चन सबसे पहले शुरुआत होती है 76 से। 76 कहता है इन 1660 a group of 12 people including Robert Boyle and Christopher Wren formed what they called the Royal Society। अब आपको कहां पे फोकस करना है? द रॉयल सोसाइटी। इन 1663 it became the Royal Society of London for improving natural knowledge। क्वेश्चन बना है What was the society's motto? इस सोसाइटी का जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थी, इसका यहां पे मोटो जाता क्या है? What is the motto there? तो भाई देखते हैं। अगर मैं मोटो की बात करूं, ये पर्टिकुलर मोटो यहां पे ए, इन हिम वी ट्रस्ट, या फिर बी, इन द वर्ड्स ऑफ नो वन, या फिर सी, लाइटेड टू लाइटेड, या फिर डी, लव कॉन्क्वेट्स ऑल। इन चारों में से क्या यहां पे मोटो है रॉयल सोसाइटी का? गाइज मैं आपको बता दूं, रॉयल सोसाइटी का जो वर्ड्स में यहां पे लाइक एक मोटो था, ये था सेकंड, बी, इन द वर्ड्स ऑफ नो वन। करेक्ट, यही इसका मोटो था। यानी अगर मैं बात करूं द सोसाइटी फुलफिल्स अ मेंबर्स रोल प्रमोटिंग साइंस एंड इट्स बेनिफिट्स एक्सेट्रा, supporting outstanding science, providing scientific advice for policy, education and engagement and fostering international and global cooperation। यही यहां पे लंदन सोसाइटी की कहानी बनती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। ऑफ होम डिड W.B. Yeats से, क्या कहते हैं W.B. Yeats? वी वर द लास्ट रोमांटिक्स। इन्होंने किसके लिए यूज किया? अब गाइस ध्यान से देखेंगे जरा, हु इज कॉल्ड द लास्ट ऑफ रोमांटिक्स। भाई यहां पे W.B. Yeats को हम लास्ट रोमांटिक्स कहते हैं, राइट? क्या है कारण? W.B. Yeats was a modern Irish poet and dramatist and received a Nobel Prize in Literature in 1923। Belated means है ना, समथिंग दैट इज डिलेड बियॉन्ड इट यूजुअल टाइम। यीट्स डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द लास्ट रोमांटिक। यीट्स ने अपने आप को लास्ट रोमांटिक एक तरह से डिक्लेयर किया था, और यही काम वो किसके साथ करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में उनके साथ थे। यानी आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? सी। W.B. Yeats किसको कहते हैं? वी वर द लास्ट रोमांटिक, अपने आप को, एंड हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। तो आंसर गाइस हमारा कहां जाएगा? यह आंसर हमारा सी होगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जरा देखते हैं 78 को। हु रोट द वॉन्डरिंग जू। अब ये वॉन्डरिंग जू क्या है? इट्स अ पोएम इन 4 कैंटोज एंड द शॉर्ट लिरिक द वॉन्डरिंग जूज सॉलिलोकी। भाई किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज है, लॉर्ड बायरन है, थॉमस ग्रे है, या फिर पीबी शेली है? मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है पीबी शेली। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जरा कि थीम क्या है शेलीज पोएम की। ठीक है जी। द सेंट्रल थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ शेलीज पोएट्री आर लार्जली द सेम थीम्स डिफाइंड रोमांटिसिज्म स्पेशली अमंग द यंगर इंग्लिश पोएट्स ऑफ द शेलीज एरा। ब्यूटी है, पैशंस एंड नेचर, पॉलिटिकल लिबर्टी, क्रिएटिविटी एंड द सैंक्टिटी ऑफ द इमेजिनेशन। क्योंकि इमेजिनेशन सबसे बड़ी चीज है इस जगह पे, है ना। अब यहां पे द वॉन्डरिंग जू की बात करें, ये पोएम जो है इट्स अ मिथिकल immortal man who is cursed to wander the earth until the second coming of the Christ, because the
मिसट्रीटेड जीसस ड्यूरिंग द ही मिसट्रीटेड जीसस ड्यूरिंग हिज पैशन। मतलब यहां पे वॉन्डिंग जो है उसको एक कर्स मिलता है, श्राप मिलता है कि तुम्हें इस धरती पे ही घूमना पड़ेगा, वॉन्डर करना पड़ेगा। कब तक? जब तक क्राइस्ट दोबारा जमीन पे वापस नहीं आ जाते, इस अर्थ पे। कारण उसका क्या था? क्योंकि उसने मिसट्रस्ट किया था जीसस में। The legend have multiple versions, but most of the connected to the Christian Bible and originated in Europe in 13th century. In the story, a Jewish man insults, curses, or strikes Jesus before the crucifixion, and Jesus responds by cursing the man to be mortal and wander the world in sorrow. तो यही वॉन्डिग ज्यू है। ये वॉन्डिग ज्यू क्या करता है? लगातार इस धरती पे घूमता है क्योंकि उसे कर्स किया जा चुका है। जबरदस्त थीम है। तो आंसर हमारा गाइस इसका क्या आ जाएगा? वॉन्डिंग ज्यू का पीबी शैली। ऐसे क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होते हैं, पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो एक अलग ही कंसर्न लिए होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 79 हमें कहता है वेयर अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट आर वी लाइकली टू फाइंड क्या? नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द पोएट्स वर्क। ये बड़ा जबरदस्त है। टी.एस. एलियट को अगर मैं बताऊं, इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। बड़ा जबरदस्त वर्क है। और यहां इसमें क्या कहते हैं? नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिज वर्क मे बी those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously. भाई आप ध्यान से देखो, जब हम कहते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो इस वर्क में हुआ क्या था? यहां पे क्रिटिसिज्म के थ्रू टी.एस. एलियट कहते हैं ट्रेडिशन का मीन्स है वो सारे लेखक जिन्होंने अपनी पुरानी चीजें लिखी हैं, एंशिएंट राइटर्स। और इंडिविजुअल टैलेंट का मीन्स है कि जो नए राइटर्स हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हमारी जीनियस इस बात में है कि इनके किसी भी वर्क की कोई भी कॉपी या कोई भी इंडिकेशन या मैं कहूं आपको कनेक्शन हमें ना मिले। लेकिन यहां पे टी.एस. एलियट कहते हैं बिल्कुल गलत है ना? पुराने लोगों का या फिर ट्रेडिशन का या फिर एंशिएंट राइटर्स का जितना टच आपके इसमें ज्यादा दिखाई देगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। इसी पे लिखा गया था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इलियट ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस। ट्रेडिशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर। इनका कहना था कि हार्ड लेबर के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ना कि इसको ऐसे ही ऑप्टेबल है। तो इससे अलग नहीं होना है, बल्कि ट्रेडिशन में मिलके आपको साथ चलना है, क्योंकि हम पुराने लोगों की तरफ से अलग नहीं कर सकते, अपने ट्रेडिशन को अलग नहीं कर सकते। तो भाई आंसर यहां पे क्या जाएगा? ये वर्क था इन द पोएम्स जुवेनेलिया इन द बेस्ट एंथोलॉजिकल इन दोज, हाँ ये है यहाँ पे, इन दोज पार्ट्स वेयर द डेड पोएट्स एसर्ट देयर इमोर्टैलिटी। यानी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ही ये पर्टिकुलर लाइन आती है। वहीं पे वो कहते हैं नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ पोएट्स वर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 80 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कैंटरबरी टेल्स। देखो कहां से आया है ये कैंटरबरी टेल्स, यानी चौसर से हमारा क्वेश्चन बना है। चौसर कहते हैं यहां पे पूछा कि कैंटरबरी टेल्स के बारे में क्या सही है। ए चौसर द पिलग्रिम नरेट्स सर थोपाज टेल ओनली, तो बच्चों इसने सिर्फ थोपाज की तो नहीं कही है। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स द टेल ऑफ मेलीवी, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी चौसर द पिलग्रिम नरेट्स बोथ सर थोपाज टेल एंड द टेल ऑफ मेलीवी, आप इससे सहमत होंगे कि सी बिल्कुल सही है। और डी चौसर द पिलग्रिम डज नॉट अटेम्प्ट टू नरेट एन अननेम्ड टेल बट अब्रप्टली स्टॉप ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द अदर पिलग्रिम्स। नहीं भाई, ये शुरुआत करता है सर थोपाज और मेलीवी की, राइट। थोपाज वाले में ये जो सुनाता है उसको एब्रप्ट कर दिया जाता है, एब्रप्टली रोक दिया जाता है, लेकिन टेल ऑफ मेलीवी अच्छी थी और इसको वो बढ़िया तरह से सुनाता है। तो ये दो ही टेल थी जो हमारे चौसर सुनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वॉज फैशनेबल टू स्पीक इन अपर क्लास सर्कल्स। आपको बहुत बढ़िया से पता है भाई, अगर हम उस समय की बात करें वहां नॉर्स भी है ना, लैटिन के भी थोड़े बहुत पार्ट हैं, फ्रेंच भी है, डेनिश हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिडलैंड डायलेक्ट बहुत ज्यादा है, मिडलैंड डायलेक्ट बहुत ज्यादा है। और ये डायलेक्ट कैसा था? यही इंग्लिश का डायलेक्ट था। अगर मैं कहूं इससे आगे इंग्लिश बनी है एज अ लैंग्वेज, तो ये मिडलैंड डायलेक्ट भी था। लेकिन
लेकिन बड़ी बात है कि अपर क्लास के लिए क्या फैशनेबल था, इट वॉज फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली क्या थी, अपर क्लास को ही सीमित रह गई थी, इसी वजह से फ्लॉरिश नहीं हो पाई। जबकि लोअर तबका जो था वहां पे, लोअर सोसाइटी थी, किसको बोलती थी, मिडलैंड डायलेक्ट को, है ना, नॉर्स को एंड अदर्स को। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज थी जिसको एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था अपर क्लास के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 82 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड विद पुरोहित स्वामी इन ट्रांसलेटिंग क्या द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स। जो उपनिषद हैं इनको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में, किसने पुरोहित स्वामी के साथ में कोलैबोरेट किया? क्रिस्टोफर फ्राई ने, एल्डस हक्सले ने, लॉरेंस ड्यूरेल ने, या फिर W.B. यीट्स। तो गाइज मैं बता दूं, ये W.B. यीट्स हैं, आयरिश पोएट, नोबेल लॉरिएट, नोबेल विनर। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, डी, W.B. यीट्स। अब यहां पे 83 में पूछा गया कि व्हाट यूनिक डिस्टिंक्शन डज बेन जॉनसन्स टू पेंजर्ट हैव इन इंग्लिश लिटरेरी कैनन। ये जो बेन जॉनसन ने लिखा है टू पेंजर्ट, ये कैसे डिस्टिंक्शन लिए हुए हैं इंग्लिश लिटरेरी कैनन में? तो भाई जरा इसको समझ लेते हैं। ये एक पोएम है, टू पेंजर्ट इज अबाउट द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ नेचर एट द पेंजर्ट स्टेट। ये स्टेट है वहां पे, एंड द जनरसिटी ऑफ द सिडनी फैमिली हु ऑन्स इट। तो किसके अंडर में है, सिडनी फैमिली के। वो टाइप ऑफ द पोएम इज पेंजर्ट। To Pensert is a country house poem, which is a poem that compliments a wealthy friend or patron by describing their country house. तो एक तरह से country house पे बेस्ड एक फैमिली है। तो अगर मैं कहूं यहां पे, it is the only distinguished poem in English addressed to the Lord of Pensert, celebrates Philip Sidney's elevation to knighthood, या फिर it is one of the first English poems celebrating a specific place। बिल्कुल सही, it is one of the first English poems celebrating a specific place, a forerunner to Cooper's Hill and Windsor Forest। जैसे विंडसर फॉरेस्ट को और भाई कूपर्स हिल को सेलिब्रेट किया गया, उसी तरह से स्पेसिफिक प्लेस जो क्या है, पेंजर्ट है, को सेलिब्रेट किया गया इस पोएम में। लेकिन ये पोएम इन दोनों पोएम से पहले ही, यानी कि इनकी फोररनर है, ये पहले आई और ये बाद में आई, तो एक ही तरह की पोएम्स है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, 100% सी वुड बी देयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पे 84 में दिया है कि इट इज वेल नोन दैट इन मेनी ऑफ द प्लेस टॉम स्टोपार्ड हैज कॉन्शियसली ड्रॉन अपॉन अर्लियर। मतलब टॉम स्टोपार्ड बेसिकली क्या करते हैं, वो पहले जो लिखे गए वर्क थे उन पे हैवीली डिपेंड करते हैं, वहीं से मैटर लेते हैं और अपना नया वर्क लिख देते हैं। तो क्वेश्चन बना है यहां पे, often reputed works match the following Stoppard plays with earlier works whose spirit seem to have informed them। मतलब जिनकी थीम इसमें लगाई गई है उनको ढूंढना है। तो ए है बच्चों, रोसेनक्रेंज एंड गिल्डस्टन आर डेड। मैं आपको बता दूं ये कहां से, हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट में बेसिकली रोसेनक्रेंज गिल्डस्टन हैमलेट के दोस्त होते हैं, और इसका जो अंकल है, वो अंकल क्या करते हैं, इसको मारने के लिए इन दोनों के साथ में भेज देते हैं, और उधर किंग ऑफ नॉर्वे को क्या कहते हैं कि भाई इसको मार देना, लेटर लिख देते हैं। लेकिन ये हैमलेट वो लेटर ले लेता है, इसको हाथ लग जाता है और ये इनको ही मार देता है। तो इसकी थीम यहीं पे इससे मिलती है, रोसेनक्रेंज एंड गिल्डस्टन आर डेड। इंडियन इंक किससे रिलेटेड है, अ पैसेज टू इंडिया। इंस्पेक्टर हाउंड, द रियल इंस्पेक्टर हाउंड किससे है, द माउस ट्रैप। ये माउस ट्रैप भी कहां पे है, हैमलेट का एक प्ले विद इन प्ले है। तो ये भी इसी तरह से लिखा गया, द इंस्पेक्टर हाउंड एज अ प्ले विद इन प्ले। ट्रेवस्टीज, ट्रेवस्टीज अगर मैं कहूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 4 नंबर से कनेक्टेड बनेगा। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये थर्ड होगा यहां पे, और भाई ये यहां पे फोर्थ होगा। आंसर हमारा बी जाएगा। राइट एवरीवन। बाकी इसको एक बार देख लेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 नंबर हमें कहता है कि आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हीनियस क्राइम्स कमिटेड इन द पास्ट व्हाट डज ओडिपस रिक्वेस्ट एज हिज पनिशमेंट। ओडिपस की आपने जबरदस्त बात सुनी है, ओडिपस क्या करता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स वहीं से निकला है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ओडिपस को जब पता चलता है कि उसने हीनियस क्राइम किया है अपने पास्ट में, तो क्या सजा देता है अपने आप को, एग्जाइल,
कैस्ट्रेशन, डिकैपिटेशन या फिर ब्लाइंडनेस। तो गाइज मैं बता दूं, ओडिपस अपने लिए मांगता है एग्जाइल, यानी कि उसे देश निकाला दे दिया जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये 10 क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त लगे, क्योंकि मोर इंफॉर्मेशन में मैंने जोड़ी है जो कि आपके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक आप इसे लगातार बढ़िया से करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।